हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिन अपडेट। आशा रखता हूँ आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। मैं जयेश आज के टॉपिक के बारे में बात करना चाहूँगा, जो है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन किसे कहा जाता है, इसके इम्पैक्ट्स बिजनेसेस और इंडिविजुअल्स पे किस तरीके से होते हैं और इससे कैसे बचा जाता है। आइए सबसे पहले इसके डेफिनेशन के बारे में जान लेते हैं। इन्फ्लेशन इज़ द डिक्लाइन ऑफ परचेजिंग पावर ऑफ अ करेंसी ओवर टाइम। जब कभी भी किसी भी करेंसी की खरीद शक्ति में, परचेजिंग पावर में कमी आती है, उसे इन्फ्लेशन कहा जाता है। यहाँ पे मैंने टोमेटो का एग्जांपल लिया हुआ है। अगर आप 2020 में 5 केजी टोमेटो 100 रुपीज़ में बाय कर पा रहे थे, और अगर वही सेम क्वालिटी के टोमेटो अगर आपको 2020 में 110 रुपीज़ पे करने पड़ रहे हैं, उसे इन्फ्लेशन कहा जाता है। दैट मीन्स आपकी जो खरीद शक्ति है, करेंसी की खरीद शक्ति है, उसमें कमी हुई है। ये क्यों होता है? सबसे पहला एग्जाम्पल रहता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन उसे कहा जाता है जब कभी भी किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ही कम समय में एकदम से राइज होती है, उसे डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहते हैं। अगर आप कमोडिटी मार्केट को ट्रैक कर रहे हैं तो सबसे पहला एग्जाम्पल है स्टील। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि स्टील की प्राइस है बहुत ही कम समय में एकदम से दोगुना तिगुना हो गई है। दैट्स कॉल्ड डिमांड पुल इन्फ्लेशन। जब कभी भी इकोनॉमी में बहुत ही तेज़ी से इन्फ्लेशन बढ़ता है, उसका ज़्यादातर रीज़न जो रहता है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन रहता है। सेकेंड रीज़न है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन उसे कहा जाता है जब कभी भी किसी भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए, मैन्युफैक्चर करने के लिए जो रॉ मटेरियल यूज़ होता है, अगर वो रॉ मटेरियल की प्राइस बढ़ती है, उसे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहते हैं। यहाँ पे मैं एग्जांपल देना चाहूँगा कार का। ये दोनों एग्जांपल, ये जो कार का एग्जांपल है, रिलेटेड है डिमांड पुल इन्फ्लेशन के। जो स्टील है वो यूज़ होता है कार में एज अ रॉ मटेरियल। सो अगर स्टील की प्राइजेस बढ़ती हैं तो कार की भी प्राइजेस बढ़ती हैं। और लास्ट एग्जाम्पल है, जो लास्ट रीज़न है, वो है बिल्ट इन इन्फ्लेशन। बिल्ट इन इन्फ्लेशन उसे कहा जाता है जब कभी भी किसी भी चीज़ की प्राइस मैन्युफैक्चरर्स या ट्रेडर के द्वारा एंटिसिपेट की जाती है। जब कभी भी किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस या सर्विस की प्राइस उसके मैन्युफैक्चरर या तो ट्रेडर के द्वारा एंटिसिपेट की जाती है, मतलब फोरकास्ट की जाती है कि इस समय के दौरान इस चीज़ का दाम ये रहेगा, और वो चीज़ के दामों में बढ़ोतरी की जाती है, उसे बिल्ट इन इन्फ्लेशन कहा जाता है। आइए इसके इम्पैक्ट्स को देख लेते हैं बिजनेसेस पे। जब कभी भी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन देखा जाता है तो इसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है कंपनीज के बढ़ जाते हैं। जैसे कि सबसे पहला एग्जांपल तो मैंने आपको बताया रॉ मटेरियल का। उसके अलावा लैंड है, जो रेंट वगैरह रहता है, उसमें भी बढ़ोतरी देखी जाती है। और सबसे बड़ा जो डायरेक्ट इम्पैक्ट रहता है, वो सैलरीज, वेज हाइक्स जो है, कंपनी के इस तरीके से खर्चे हैं ऑल ओवर बढ़ जाते हैं। इन्फ्लेशन कैसे इम्पैक्ट करता है इंडिविजुअल्स को? सबसे पहला तो आपकी जो परचेजिंग पावर है, जो आपके पास करेंसी है, जो आपकी सेविंग्स है, उसकी जो परचेजिंग पावर है वो कम होती है। वैल्यू होती है जो सेविंग्स की, वो कम होती है अगर आपने उसको सही तरीके से इन्वेस्ट नहीं किया है। और दूसरा सबसे बड़ा इम्पैक्ट रहता है आपकी डेली इसेंशियल्स रहती है, उसको बाय करने के लिए, उसको सेटिस्फाई करने के लिए आपको मोर मनी की रिक्वायरमेंट रहती है। इन्फ्लेशन को कैसे मेजर किया जाता है? इसके बेसिकली दो तरीके हैं। पहला है सीपीआई, दूसरा है डब्ल्यूपीआई। सीपीआई को कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन कहा जाता है, दूसरा है होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन। अब सीपीआई और इन्फ्लेशन दोनों में डिफरेंस क्या है? सीपीआई में ज़्यादातर उस चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है जो ज़्यादातर इंडिविजुअल्स उनको इफ़ेक्ट करती है, जैसे कि फूड है, पावर है, क्लोथ्स है, इस तरह की चीज़ें हैं, सीपीआई में इंक्लूड की जाती है। और डब्ल्यूपीआई में ज़्यादातर रॉ मटेरियल है, लाइक सीड्स एंड सीमेंट रहता है, केमिकल्स रहते हैं। इस तरह की चीज़ें डब्ल्यूपीआई में इंक्लूड की जाती है, जो ज़्यादातर कंज्यूमर के द्वारा डायरेक्टली नहीं कंज्यूम की जाती है।
जैसे कि आप देख पा रहे हैं दिसंबर 2020 में WPI 1.22% था और अगस्त में जो CPI है 11.39 पहुंच चुका है। और जो WPI और जो CPI है दिसंबर में 4.59% था, जून में और मई में ऑलमोस्ट 6.3% पहुंच चुका था। और अभी देखा जा रहा है कि अगस्त 2020 का डेटा आ चुका है, अगस्त 2021 का, जो है 5.3%। अब मैं बात करना चाहूँगा आप आपके सेविंग्स को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको आपकी सेविंग्स को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। आप सेविंग्स अकाउंट्स से जो इंटरेस्ट मिल रहा है उससे आप आपकी सेविंग्स को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हैं। सबसे पहला जो ऑप्शन है शेयर्स, दूसरा है गोल्ड और तीसरा है रियल एस्टेट। सबसे ज़्यादा रिटर्न्स यूजुअली शेयर्स में मिलते हैं, बट डेफिनेटली रिस्क भी उतना ही ज़्यादा रहता है। गोल्ड और रियल एस्टेट यूजुअली सिक्योर इन्वेस्टमेंट माने जाते हैं। और जो फोर्थ एक ऑप्शन रहता है, मैं इसको ऑप्शन नहीं मानता, डेफिनेटली नॉट एट ऑल। क्योंकि जैसे कि आप देख पा रहे हैं जो करंट रेट है 1 ईयर FD का फॉर नॉर्मल पीपल, अगर आप HDFC और ICICI दोनों ही प्राइवेट लीडिंग बैंक में देखेंगे तो 3.6% है और BOB में 4.9%। जो प्रेजेंट रेट ऑफ इन्फ्लेशन है दैट इज़ 5.3%। अगर मैं मेरे जो सेविंग्स है उसको FD 1 ईयर के लिए रखता हूँ ICICI या HDFC में, सो जो मेरी सेविंग्स की है वो नेट वैल्यू कम हो रही है। सो डेफिनेटली मैं कभी भी FD रिटर्न नहीं रेकमेंड करता हूँ ड्यूरिंग हाई इन्फ्लेशन टाइम। आपकी जो वैल्यू है, वेल्थ की वैल्यू है, वो कम होती रहेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हुआ है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और डेफिनेटली शेयर कीजिए आपके फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ। थैंक यू एंड सी यू सून।